हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर आधारित पाठ का सारांश समझने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के दो भाग हैं। पहला भाग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा पाठ है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो आइए हम पहले पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ निश्चित कार्य निर्धारित किए गए थे और सभी लोगों को अपनी जाति के हिसाब से समाज में निश्चित कार्य करने पड़ते थे। जैसे ब्राह्मण का कार्य कर्मकांड व वेद पुराण आदि का अध्ययन करना था, क्षत्रिय का कार्य देश रक्षा, वैश्य का कार्य व्यवसाय और शूद्र का कार्य साफ सफाई आदि था। ब्राह्मण वर्ग को समाज में सबसे ऊंची जाति और शूद्र वर्ग को सबसे नीची जाति माना जाता था। सन 1947 में भारत आजाद हुआ और पूरे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान में दलित व अन्य निम्न जाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उन्हें पढ़ने लिखने व नौकरी आदि में आरक्षण दिया गया ताकि वे भी समाज में सिर उठाकर जी सकें, अपनी मनपसंद के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र चुन सकें और अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व समानता के साथ जी सकें। आजादी के बाद धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ और लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया। आज हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति अपनी मनपसंद की शिक्षा ग्रहण करके अपने कार्य या पेशे को चुनने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने भी निम्न व पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। महात्मा गांधी ने शूद्र जाति को हरिजन यानी भगवान के लोग नाम देकर संबोधित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर गरीब, दलित व निम्न वर्ग के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। यह पाठ उन्हीं के विचारों पर आधारित है। अंबेडकर जी कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद का समर्थन विभिन्न तर्कों के आधार पर करने वालों की कोई कमी नहीं है। जातिवाद के उन समर्थकों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन यानी कार्य का विभाजन या कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसीलिए जातिवाद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी लोगों का बंटवारा भी करती है। समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन यह श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि, उसकी कार्यकुशलता व उसकी निपुणता के आधार पर होना चाहिए। भारतीय समाज में जाति प्रथा की यही विशेषता है कि यह कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती है, बल्कि पहले से ही विभाजित वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर कार्य का विभाजन करती है। जैसे ब्राह्मण का बेटा वेद पुराणों का ही अध्ययन करेगा तो क्षत्रिय का बेटा रक्षा का ही कार्य करेगा, लोहार का बेटा लोहार का ही कार्य करेगा, भले ही उसमें उसकी रुचि हो या ना हो। इस तरह की व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में दिखाई नहीं देती है। अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लेते हैं तो यह स्वाभाविक और उचित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि यानी इच्छा के हिसाब से नहीं होती है। इसमें व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के हिसाब से कार्य करना होता है, भले ही फिर वह उसकी रुचि का कार्य हो या ना हो। और यह सब कुछ उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से बच्चे के जन्म से पहले ही यानी गर्भ से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका भविष्य में पेशा क्या होगा। यही जाति प्रथा का सबसे नकारात्मक पहलू है। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र सैनिक या वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को अपनी रुचि व क्षमता के हिसाब से कार्य क्षेत्र चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। तभी देश को कार्यकुशल व क्षमतावान व्यक्ति मिल सकेंगे जो समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। लेकिन जाति प्रथा व्यक्ति को यह सब करने की इजाजत नहीं देती है। अंबेडकर जी यहाँ पर जाति प्रथा के कई दोष गिनाते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं
कि जाति प्रथा व्यक्ति के पेशे यानी कार्य क्षेत्र को पहले से तो निर्धारित करती ही है, साथ ही साथ यह मनुष्य को जीवन भर उसी पेशे में बंधे रहने को भी मजबूर करती है। भले ही व्यक्ति की उस कार्य को करने में रुचि हो या ना हो, या फिर उस कार्य की कमाई से उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो या ना हो, यहाँ तक कि उसके भूखे मरने की नौबत भी आ जाए तो वह अपना पेशा नहीं बदल सकता है। जबकि आधुनिक समय में कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में इंसान को अपना पेशा या कार्य क्षेत्र बदलने की जरूरत पड़ सकती है ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना कार्य क्षेत्र बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके भूखे मरने की नौबत तो आएगी ही। जाति प्रथा के दूसरे नकारात्मक पहलू के बारे में बात करते हुए अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस कार्य को करने में कितना ही निपुण व पारंगत क्यों न हो। इसीलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। तीसरे नकारात्मक पहलू के बारे में बात करते हुए अंबेडकर जी कहते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा में कई दोष हैं, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं व व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या महत्व नहीं होता है। हर जाति या वर्ग के लोगों को उनके लिए पहले से ही निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारित या पैतृक कार्य में कोई रुचि नहीं होती है, फिर भी उन्हें वे कार्य करने पड़ते हैं क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वह कार्य उनके लिए पहले से ही निश्चित हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य को पूरी मेहनत व लगन से करने के बजाय सिर्फ टाल मटोल ही करता है। और जब व्यक्ति किसी कार्य को आधे अधूरे मन से करेगा तो वह उस कार्य में कुशलता या निपुणता कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के आर्थिक पहलू के लिए भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती है। बेमन से किए गए कार्य में व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। बच्चों, अंबेडकर जी कैसा समाज बनाना चाहते थे वह उन्होंने मेरी कल्पना के आदर्श समाज में बताया है। अंबेडकर जी कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है और किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी ही चाहिए कि समाज में समय के साथ कुछ परिवर्तन आसानी से किए जा सके और जनहित में लिए गए फैसलों का लाभ उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक के व्यक्ति को एक समान रूप से मिल सके, जिससे समाज के सभी लोग उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। समाज में लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस समाज में लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं या उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं वह समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। अंबेडकर जी कहते हैं कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के समान होना चाहिए। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा ही हो जाता है, फिर उसे दूध से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी तरह समाज में भाईचारा होना चाहिए। जिस समाज में कोई भेदभाव न हो वही सही अर्थों में लोकतंत्र है। लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, जहां हर किसी को अपना व्यवसाय चुनने की आजादी हो, वही लोकतंत्र है। लेखक यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि जब हमें कहीं आने जाने, अपने जीवन की सुरक्षा करने, अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता मिल सकती है, तो फिर हमें अपने मनपसंद का कार्य चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती। हालांकि कुछ जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा व संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता मान भी लेंगे, लेकिन अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि दासता यानी गुलामी में जकड़ कर रखना
रखना, यानी लोगों को गुलाम बनाए रखना। गुलामी केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, यानी दूसरे लोगों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, तो यह भी एक तरह की गुलामी ही है। और जाति प्रथा में लोगों को अक्सर अपनी इच्छा के विरुद्ध लोगों द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रथा वाले समाज में विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता है। एक व्यक्ति को अपने जन्म से पूर्व निर्धारित कार्यों को ही अनिच्छा से जीवन भर करना पड़ता है, चाहे वो उसके लिए सही हो या ना हो। अंबेडकर जी कहते हैं कि समाज में स्वतंत्रता व भाईचारे के साथ साथ समानता का अधिकार भी होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए यह भी कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, और उनका यह तर्क थोड़ा बहुत सही हो भी सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 बातों पर समान नहीं होते हैं। पहला, शारीरिक वंश परंपरा, यानी रंग रूप आकृति और किस जाति या किस धर्म में वह व्यक्ति जन्म लेगा यह उसके अपने हाथ में नहीं होता है। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार, यानी उसे अपने माता पिता से कितनी धन संपत्ति मिलेगी यह भी उसके हाथ में नहीं होता है। तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। लेकिन इन 3 विशेषताओं के आधार पर समाज में उनके साथ असमान व्यवहार तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार का अधिकार व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होता है। इसीलिए वो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। समाज में सभी लोगों को समान अवसर व अधिकार मिलने चाहिए। असंभव होते हुए भी यही सत्य है। लेखक कहते हैं कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चित ही आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया है और जिन्हें विरासत में अथाह धन संपत्ति, व्यवसाय व प्रतिष्ठा मिली है। अगर हम सिर्फ पूर्ण सुविधा संपन्नों के साथ उत्तम व्यवहार करें या उन्हें ही उत्तम व्यवहार का हकदार माने तो हमारा यह निर्णय पक्षपाती होगा। यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देने जैसा होगा। इसीलिए कभी भी शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि हमें समाज के सभी सदस्यों से अधिकतम योगदान प्राप्त करना है तो हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे और सभी के साथ समान व्यवहार करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का प्रयत्न कम हो सकता है और किसी व्यक्ति का प्रयत्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम हमें सभी को समान प्रयत्न करने का अवसर प्रदान अवश्य करना चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से समाज को 2 श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। व्यावहारिक सिद्धांत यही है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे राजनेता सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं तभी उनकी राजनीति फलती फूलती है। हालांकि समानता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनेता सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो बच्चों, ये था श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी पाठ के सारांश को और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।